देखिएगा कि जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से मिलकर के रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाया, तो बर्लिन से लेकर के बगदाद तक। वहीं इसके लिए एंड एफ जीएफ शब्द से तो आप परिचित होंगे। तो जी से जर्मन फैक्ट जो आपको बताया जा रहा है आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे 45-50 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री का आएगा अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो बाद में क्या होता है कि रूस इस अलायंस से हट जाता है और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, इसकी जर्मनी को राजनीति में पार्टिसिपेट करने लायक बना दिया। और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह हुआ था 87 प्रतीत होता है। एक सवाल है कि क्या फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ही एकमात्र विश्व युद्ध का कारण है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसटी टीचिंग एग्जाम के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका सपना है बिहार में सरकारी एजुकेटर बनने का, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का, तो आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही लेक्चर को एंजॉय किया था और हमने आपसे वादा भी किया था कि इस इंट्रोडक्शन क्लास को देखने के बाद आप चौक चौराहों पर प्रथम विश्व युद्ध की कहानी सुनाते फिरेंगे। और जैसा कमेंट आया है उससे बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। एक सवाल है कि क्या फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ही एकमात्र विश्व युद्ध का कारण है? भले ही वो तत्कालीन कारण हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति या एक राजकुमार का हत्या इतना बड़ा युद्ध का कारण नहीं हो सकता है। इसके पीछे जरूर बहुत सारे पहलू रहे होंगे। उन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा पहलू है जो विश्व युद्ध, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था कि 6 करोड़ लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए, लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, 1,10,000 उसमें सैनिक थे, 60-70 लाख सिविलियन मारे गए। सिंपल कहने का मतलब है कि कोई भी युद्ध होता है उस युद्ध का कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता है। जिस युद्ध में 37 देश ने हिस्सा लिया हो, विश्व में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा था कि आसमान से भी लड़ाई हो रहा है, थल से भी लड़ाई हो रहा है, समुद्र में भी लड़ाई हो रहा है। तो इतना बड़ा युद्ध, आखिर कौन कौन सा कारण है इस युद्ध का, इन सारे पहलुओं के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। हमने इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया था, आज हमारा क्लास है कि प्रथम विश्व युद्ध का फ्रांसिस फर्डिनेंड के हत्या के अलावा वो तत्कालीन कारण हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से पहलू हैं जो विश्व युद्ध में इतने सारे लोग को प्रभावित कर दिया। तो आज हम उन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे और उन पहलुओं पर चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो हम लोग पहला फैक्टर पे अगर बात करेंगे तो पहला फैक्टर हो जाएगा यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। आखिर यह यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ने से क्या आपका मतलब है, क्या हुआ होगा? यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना या गुप्त संधियों एवं गुट निर्माण करना, या हम लोग देख ले जर्मनी फ्रांस की शत्रुता या साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा या सैन्यवाद। इस सारे फैक्टर का मतलब क्या है? इन सारे फैक्टर का मतलब समझने के लिए हम लोग इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, जैसा कि पहले लेक्चर में आपको आया था। देखिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। अब यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ने से क्या मतलब है? एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है यहां पे। उस व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है उस व्यक्ति का नाम? तो उस व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क यह व्यक्ति जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह हुआ था 1871 में। अब इसके पीछे कहानी क्या है? जो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया कब? 1871 में। यह एक महत्वपूर्ण रोल निभाता यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। और 1871 से लेकर के और विश्व युद्ध स्टार्ट कब होता है? 1914 को, 28 जुलाई 1914 को। आखिर क्या हुआ? यह यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ने से क्या तात्पर्य है? तो समझिएगा कि जो जर्मनी है, जर्मनी 1871 से पहले
विश्व की राजनीति में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। बिस्मार्क, इस व्यक्ति का नाम याद रखिए, बिस्मार्क ने 1871 में जर्मनी के यूनिफाई कर करके जर्मनी को राजनीति लायक या राजनीति करने लायक बना दिया और जर्मनी 1871 के बाद विश्व पटल के राजनीति में अब हिस्सा लेने लगा। जो पहले जर्मनी विश्व राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, अब वह राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगा है। और अब यही बात, अब जर्मनी जब एकीकृत हो गया, जब उसका एक अपना देश हो गया, उसका अपना भाषा हो गया, अपना भूगोल हो गया, अपना अर्थव्यवस्था हो गया, और जर्मनी जब तेजी से आगे बढ़ने लगा विश्व पटल पे, तो जो जर्मनी के जो पड़ोसी हैं, जर्मनी के जो पड़ोसी देश हैं, वो क्या होंगे, इससे जलना स्टार्ट कर देंगे। अब जर्मनी से जलना स्टार्ट कर देंगे से कहने का मतलब कौन है, कौन कौन देश जर्मनी से परेशान होगा? तो जर्मनी से परेशान होगा इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल। कहने का मतलब सिंपल है, बिस्मार्क 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और यूनिफिकेशन करने के साथ साथ जर्मनी को राजनीति में पार्टिसिपेट करने लायक बना दिया। तो जर्मनी के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वह इंग्लैंड हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह पुर्तगाल हो, ये सभी लोग अब जर्मनी से ईर्ष्या करेंगे। और जब जर्मनी से ईर्ष्या करेंगे तो यही कहा जाता है कि जो यूरोपीय शक्तियों का संतुलन है, यह जो यूरोपीय शक्तियों का जो संतुलन है, यही संतुलन डगमगाने लगा। यह संतुलन क्या हो गया? डगमगाने लगा। यह संतुलन क्या हो गया? तो डगमगाने लगा है। इसी बारे में बात किया जा रहा है। कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप, यह रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, अगर आप के पड़ोसी या कोई अगर आपसे आगे निकलने लगते हैं या आप किसी से आगे निकलने लगते हैं तो आपके आसपास वाले लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। यही चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जर्मनी जब इन लोगों को एक तरीका से टक्कर देने लगा है तो इनके पड़ोसी इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, ये सारे लोग परेशान होने लगे हैं। इसी घटना को कहा गया है कि जो यूरोपीय शक्ति है, इस यूरोपीय शक्ति का क्या हो गया? संतुलन बिगड़ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। यह गुप्त संधियां और गुटों का निर्माण से क्या मतलब है? तो गुप्त संधि से कहने का मतलब है कि यह जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क जर्मनी को इतना ताकतवर बनाना चाहता है कि वह किसी के आगे झुके नहीं। और इसी संदर्भ में बिस्मार्क ने कुछ गुप्त संधियां की, सीक्रेट पॉलिसी। गुप्त मतलब किसी को पता नहीं हो। तो गुप्त संधि में बिस्मार्क ने जो सबसे पहला काम किया है, बिस्मार्क ने सबसे पहला क्या काम किया है? तो इसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ 1879 में एक सीक्रेट संधि किया। कहने का मतलब है 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और 8 साल बाद 1879 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ एक सीक्रेट पैक्ट होता है, सीक्रेट संधि होता है। वहीं बिस्मार्क ने क्या किया है? रूस के साथ इसने दो संधि किया। ये सब गुप्त संधि हो रहा है, सीक्रेट ट्रीटी हो रहा है। अब दूसरे नंबर पे यह रूस के साथ बिस्मार्क ने दो बार संधि किया। कब? एक किया इसने 1881 में और एक किया इसने 1887 में। तो ऑस्ट्रिया के साथ 1879 में, रूस के साथ
80-81 और 80-87 में। वहीं अगर इंग्लैंड का बात करें, अगर हम इंग्लैंड का बात करें तो बिस्मार्क ने इंग्लैंड के साथ भी अपना मित्रवत व्यवहार बनाए रखा, मतलब कि इससे इसका रिलेशन खराब नहीं रहा। जर्मनी और इंग्लैंड का रिश्ता ठीक ठाक रहा, उससे जर्मनी को कोई परेशानी नहीं रहा। वहीं अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, इटली के बारे में, तो इटली से भी 1882 में जर्मनी ने एक संधि किया, यानी बिस्मार्क ने एक संधि किया जर्मनी के तरफ से। तो यह जो सीक्रेट संधियां हैं कि अगर हम युद्ध में फंसेंगे तो आप हमें बचाने के लिए क्या करना, आ जाना, या हम किसी से युद्ध करेंगे तो आप हमको सपोर्ट दोगे, ये सारा सीक्रेट संधि है। ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ कब संधि, 1879 में। रूस के साथ 1881 और 1887 में, यानी 80-81 और 80-87 में। इंग्लैंड के साथ बस फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, कोई दिक्कत जर्मनी को इंग्लैंड से उस समय तक नहीं है। इटली से यह संधि करता है 1882 में। यह सब सीक्रेट संधि है, यह सब क्या है, गुप्त, यह सब गुप्त संधियां हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट, यह सारा के सारा सीक्रेट संधि है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में बाबू कम से कम अगर आप 9th-10th का टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, तो कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन, 40 नंबर तो आपका सब्जेक्ट पेपर ही हो गया, और कॉमन पेपर में भी 5-10 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ ही लेता है। तो अगर आप बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करना होगा, क्योंकि यह बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यह सिंगल एग्जाम है। और अगर आप एग्जाम पास कर गए तो आप समझिए, अगर आप एग्जाम पास कर गए तो आपका नौकरी लग गया। सिंगल एग्जाम है, एक एग्जाम दीजिए और बिहार में सरकारी एजुकेटर बन जाइए, क्लास 9th, 10th, 11th या 12th का। और हिस्ट्री में कम से कम कितना क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन। 40 तो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, और कॉमन पेपर में जो पूछेगा 5-10 क्वेश्चन, तो 45 से 50 क्वेश्चन यहां तक याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको मजा आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना मेरे अंदर फ्यूल बढ़ेगा, उतना जोश के साथ आपको और पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर को आप एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है, बहुत तगड़ा कंटेंट है, प्योर एनसीईआरटी और एससीईआरटी, नॉट कॉपी पेस्ट। हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आपके लेक्चर को 1-1.5 घंटा के लेक्चर को तैयार करने के लिए 7-8 घंटा रिसर्च किया जाता है। आपको इस लेक्चर में दिखेगा, हम लोग इसमें क्वेश्चन भी लाए हैं, लास्ट में 8-10 क्वेश्चन। कल जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था और आज हम लोग जो लेक्चर देख रहे हैं, ये दोनों लेक्चर से मिला के 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये सारा सीक्रेट संधि, ये आपको रट जाना होगा, ये आपको जुबान पे रखना है, आपको यह जुबान पे रखना है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इसका संधि कब हुआ, 1879 में। रूस के साथ 1881 और 1887 में। इंग्लैंड के साथ फ्रेंडशिप वाला, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ना। वहीं अगर इटली का बात करें तो इटली से 1882 में इसका क्या है, एक तरीका से पैक्ट हुआ है। वहीं अगर एक टर्म और देखिए आप, यहां है ट्रीटी एंड अलायंस। कहने का मतलब गुटों का निर्माण, गुट मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब सिंपल है, अगर हम इस चीज को यहां पे देख लें, यहां पे अगर हम लोग इस चीज को देख लें, नहीं एक स्लाइड ले लेते हैं सिंपल। देखिए अगर हम इस चीज को यहां पे देख लें कि गुटों का निर्माण से क्या मतलब है सर, गुटों का निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का निर्माण हुआ क्या था। यह 1882 का ही बात है कि 1882 में ही एक ट्रिपल अलायंस हुआ था। क्या हुआ था, ट्रिपल अलायंस हुआ था। और उस ट्रिपल अलायंस में क्या हुआ था कि इसमें 3 देश थे। कौन कौन, 3 देश। एक आपका हो गया जर्मनी, क्या हो गया बाबू, जर्मनी। दूसरा आपका हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी,
ऑस्ट्रिया हंगरी। एक तीसरा हो गया, देखिए ट्रिपल अलायंस जो 1882 में हुआ, सबसे पहले इस ट्रिपल अलायंस में, सबसे पहले यह ट्रिपल अलायंस में रूस भी था। कौन? रूस भी था। लेकिन बाद में क्या होता है कि रूस इस अलायंस से हट जाता है और इसके जगह पे कौन आ जाएगा? इसके जगह पे इटली आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो ट्रिपल अलायंस है जो 1882 में हुआ है, यह ट्रिपल अलायंस में कौन कौन देश है? तो कौन कौन देश है बाबू? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रियन हंगरी एक बहुत बड़ा अंपायर था, तो हम जब भी बोलेंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑस्ट्रिया हंगरी को एक साथ बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और पहले रूस था इस ट्रिपल अलायंस में, लेकिन रूस हट गया और उसके जगह पे कौन आ गया? उसके जगह पे इटली आ गया। इटली आ गया। तो ट्रिपल अलायंस यही गुट है। तो यही गुट का ये सारा जो सीक्रेट संधि है, गुटों का निर्माण हो रहा है, ये सारा चीज क्यों हो रहा है कि जब कभी हम युद्ध में फंसेंगे तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको आकर के मदद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मदद कीजिएगा। तो ये सारा फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कराने में। ये सारा चीज क्लियर है, यह डाटा आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप सच में बिहार में एजुकेटर बनना चाहते हैं, 9th 10th का हर एक चीज, हर एक फैक्ट जो आपको बताया जा रहा है आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे 45-50 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री का आएगा अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो। तीसरा क्या है? जर्मनी और फ्रांस। तीसरा क्या है? तीसरा है जर्मनी फ्रांस की शत्रुता। अब जर्मनी और फ्रांस, देखिए यहां याद रखिएगा क्या है? G&F। GF शब्द से तो आप परिचित होंगे, तो G से जर्मनी और F से फ्रांस। अब जर्मनी और फ्रांस एक तरीका से जानी दुश्मन है। जर्मनी और फ्रांस दोनों के दोनों एक दूसरा को देखना नहीं चाहते हैं। जर्मनी चाहता है कि कब मौका मिले कि फ्रांस को लपेट लें, और फ्रांस चाहता है कि कब मौका मिले कि जर्मनी को दबा दें। तो जर्मनी और फ्रांस कट्टर एक दूसरा के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। कौन? जर्मनी और फ्रांस एक दूसरा के कट्टर दुश्मन है। अब क्या हुआ है? अब यहां पे क्या हुआ है तो समझिएगा कि ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और फ्रांस। अब फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है अल्सेस लॉरेन। यह एक जर्मनी का क्या है, किसका है? फ्रांस का एक शहर है अल्सेस लॉरेन। अब यह जो अल्सेस लॉरेन है, इस पर जो जर्मनी क्या किया है? जर्मनी क्या किया है? तो जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। जर्मनी क्या किया है? अल्सेस लॉरेन वाले क्षेत्र पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। और जब कब्जा कर लिया है तो मौका के ताक में है फ्रांस भी मौका के ताक में है कि कब जर्मनी कोई गलती करे कि अब हम इसको बताएं। तो जब जर्मनी ने अल्सेस लॉरेन वाला क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, ये भी एक रीजन है दुश्मनी का, शत्रुता का। और ऊपर से क्या हुआ है कि एक चीज यहीं पे क्या होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में क्या देखे थे कि फ्रांसिस फर्डिनेंड के जब हत्या हुआ 28 जून को, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ? 28 जुलाई को, एक मंथ के बाद हुआ है। अब यहां पर याद होगा कि जब ऑस्ट्रिया के तरफ जर्मनी आया और सर्बिया की तरफ कौन आया था? रूस आया था। तो रूस जब आया था तो रूस का मित्र कौन था? फ्रांस। अब फ्रांस किसका पड़ोसी था? तो जर्मनी का पड़ोसी था। तो जब वहां पता चलता है, फ्रांस उसको जब समझाने जाता है कि रूस से क्यों युद्ध लड़ रहे हो, कोई इस तरीका से चीजों को रूस एक समझौता करने गया था। जब कौन? फ्रांस जर्मनी के पास, तो जर्मनी को मौका मिल गया क्या कि
फ्रांस को, और उसी समय क्या किया था वो, उसी समय युद्ध का एक तरीका से घोषणा कर दिया था। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध का घोषणा किया था, और हम लोगों ने देखा था क्या कि 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ भी सेना उना को बुलाया, और क्या बोला कि हम फ्रांस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे पेरिस शहर पे। बेल्जियम से होकर के गुजरना था, याद है ना। और ब्रिटेन फिर बेल्जियम के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री मारा था, क्योंकि बेल्जियम का संरक्षक देश कौन था, ब्रिटेन था। तो यह स्टोरी उस चीज को समझिएगा। यहाँ पर जर्मनी फ्रांस की शत्रुता का ये भी एक कारण था कि जर्मनी ने अल्सेस लॉरेन वाला क्षेत्र को जीत लिया था। अब आगे अगर हम लोग चलें, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। साम्राज्य मतलब कि अपने साम्राज्य को, अपने इंपीरियर को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना है। और यह साम्राज्यवादी में एक चीज चला, इसी समय एक चल रहा था क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था, समझ लीजिएगा बस कि क्या कारण है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब यह जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, अब सिंपल चीज समझिए कि अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, यह 18वीं शताब्दी में आया, और इंडस्ट्री किसी भी देश को, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि अब सब देश चाहेंगे कि मेरे देश में उद्योग हो, मेरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हम ज़्यादा डेवलप हो। और इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। क्या चीज़ का, एक हमको ज़रूरत पड़ेगा कच्चा माल का, यानी रॉ मटेरियल का, और दूसरा चीज़ का क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमको ज़रूरत पड़ जाएगा किस चीज़ का, बाजार का। क्या चीज का जरूरत पड़ जाएगा हमको, दूसरा हमको जरूरत पड़ेगा बाजार का, मार्केट का। एक रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट का हमको जरूरत पड़ेगा। अब देखो, जितने भी देश थे, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब इन लोग को मार्केट चाहिए था, अब इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। और जितने भी यूरोपियन का, अब इन लोगों को, अब विश्व में इन लोग बाजार खोज रहे थे और रॉ मटेरियल के लिए देश खोज रहे थे, जगह खोज रहे थे। इन लोगों को एशियन कंट्री नज़र आया। तो हम लोगों ने क्या, जब इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो देखे, पुर्तगाली 1498 में आया, पुर्तगाली के बाद डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांस आया, फिर मतलब ये सारे लोग आए। तो जो भी देश हैं रॉ मटेरियल के लिए ही एक तरीका से, व्यापार करने के लिए ही एक तरीका से कौन कौन आया, अगर हम बात करें तो पुर्तगाल आया, अगर वहीं अगर हम बात करें तो इंग्लैंड भी आया, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया, डच आया। तो ये सारे देश, और इस सारे देशों में किसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा रहा, तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका रहा, तो भारत पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका रहा, इंग्लैंड का रहा। किसका रहा, सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा किसका, तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा इंग्लैंड का। किसका रहा, तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व इंग्लैंड का रहा। इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 200-250 साल तक शासन भी किया, हमें शोषण किया। तो इन सारों को हटा करके इंग्लैंड, रॉ मटेरियल, व्यापार, इस चीज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में समझेंगे। मार्केट, और इन लोगों को मार्केट भी मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया, सिर्फ भारत के साथ ऐसा हो रहा था। इंडोनेशिया भी किसी न किसी का गुलाम था, चाइना भी किसी न किसी का गुलाम था। अगर हम बात करें यहां पर, जब उपनिवेशवाद का दौर चल रहा हो, उपनिवेशवाद, कॉलोनी इसीलिए तो बनाया गया था ताकि उद्योग बहुत अच्छे से चल सके। और इसी उद्योग को चलाने के लिए उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट आया। उपनिवेशवाद का मतलब सिंपल समझिए कि कोई बहुत ताकतवर देश है और कोई कमजोर देश है। तो ताकतवर देश कमजोर देश को क्या करेगा, शोषण करेगा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। यही उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट है। खास करके अगर पर्टिकुलरली अगर मान ले कि आर्थिक रूप से ज़्यादा शोषण करता है उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट में। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि यह जो मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहीं इटली या जर्मनी का नाम है, नहीं है। तो इटली और जर्मनी, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो इटली और जर्मनी है, कौन, इटली
और जर्मनी। देखिए यह जो दो देश है, यह दो देश का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन लोग तो मान लो कि पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, डची हो गए, ये लोग सब अपना उपनिवेश बना रहे हैं। लेकिन इटली और जर्मनी क्या कहता है कि अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हम कैसे अब मार्केट बनाएंगे। तो इन लोग क्या करता है कि इटली जर्मनी का क्या जो नीति आता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, इन लोग सिंपल बोलता है कि हम लोग कहते हैं उपनिवेश को ही छीन लेंगे। हम क्या करेंगे, उपनिवेश को ही छीन लेंगे। उपनिवेश को छीन लेंगे कि क्या मतलब है, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन लोग जिस देश को उपनिवेश बनाया है, इन लोग उपनिवेश को क्या करेंगे, हम लोग कब्जा कर लेंगे। अब इसके लिए सबसे जो मेन चीज है कि क्या किसी को उपनिवेश छीनिएगा तो आपको आसानी से दे देगा। अब यहां पर क्या हो रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना क्या घट रहा था, सैन्यवाद के बारे में समझिए। यह जो मिलिट्रिज्म है, सैन्यवाद, यह सैन्यवाद क्या है। तो सैन्यवाद में क्या है कि जर्मनी अपने ताकत को दिन पे दिन बढ़ाए जा रहा था। जर्मनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था अपने सैन्य ठिकानों, सैन्य चीज़ों पे, सैन्य ठिकाना बनाना हो, गोला बारूद बनाना हो, तोप बनाना हो, मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी का मतलब तोपे बनाना हो, तो सैन्य पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा था जर्मनी। अब जर्मनी जब इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जर्मनी और इटली, ये दोनों को क्या चाहिए, जर्मनी और इटली को, जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। और बाजार इन लोग छीनने का कॉन्सेप्ट लाया है कि अगर किसी का उपनिवेश है तो हम क्या करेंगे, उसको कब्जा कर लेंगे। तो अगर आप किसी पे कब्जा कीजिएगा तो दूसरा देश आपको सिर्फ मुंह ताकेगा कि वो आप पे अटैक करेगा। तो जब जर्मनी और इटली यह कॉन्सेप्ट लाता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि इन लोग इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग घटना घटता है जो जर्मनी और इटली है। तुर्की, इस समय तुर्की एक तरीका से बीमार राज्य की तरह है, अब वो अपने पतन की ओर जा रहा है। और तुर्की को इन लोगों ने, जर्मनी और इटली ने एक मार्केट के रूप में देखा। मार्केट बाजार, इन लोग बाजार तो ही चाहिए था। तो तुर्की को क्या किया इन लोग तुर्की को एक तरीका से मार्केट बनाएगा, तुर्की को एक तरीका से अपने कब्जे में ले लेगा। और जब तुर्की को कब्जा में लेगा तो क्या फ्रांस चुपचाप देखेगा, इंग्लैंड देखेगा, रूस देखेगा। तो अब इस तरीका में क्या होता है कि जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली जो है तुर्की को एक तरीका से कंट्रोल करेगा जर्मनी। और जब कंट्रोल करेगा तो जर्मनी तुर्की के सुल्तान से मिलकर के, जर्मनी का एक शहर है, अभी कैपिटल भी इसका यही है जर्मनी का, बर्लिन से लेकर के और बगदाद तक, इराक का राजधानी कहां है, बगदाद, ईरान का तेहरान। तो इराक का जो राजधानी है बगदाद, ईरान, बर्लिन से लेकर के बगदाद तक एक रेलवे लाइन बिछाएगा। क्या बिछाएगा, रेलवे लाइन बिछाएगा। अब रेलवे लाइन बिछाएगा कहां से कहां तक, बर्लिन से लेकर के बगदाद तक। तो अब यह जो मार्केट इसको चाहिए था जर्मनी को, वह चीज मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, इन लोग क्या सोचता है कि आज अगर जर्मनी उपनिवेशों को कब्जा कर रहा है और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है हम लोग पे भी क्या करे, अटैक करे, हम लोग को भी कब्जा कर ले। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उस समय विश्व का सबसे, अगर किसी देश का नेवी समुद्र में अगर किसी का सबसे ज्यादा ताकत था तो इंग्लैंड का था। लेकिन उसको चेज करने वाला देश आ गया था। उस देश का नाम क्या था, उसका नाम था जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, देखिए जर्मनी ने क्या किया कि एक उस समय का सबसे बड़ा जहाज इम्परेटर, किसको बनाता है, इम्परेटर को
सबसे बड़ा जहाज इम्परेटर को बनाता है और उस समय का सबसे बड़ा यह जहाज है। और इम्परेटर के बनाते के साथ ही जर्मनी का समुद्र में ताकत बढ़ जाता है और समुद्र में इंग्लैंड की ओर अपना जहाज इम्परेटर को क्या करता है, भेज देता है। आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि जब सब लोग बाजार के डिमांड करें तो समुद्र में क्या होगा। समुद्र में जो सारा व्यापार होता था वो कहाँ से होता था, समुद्र से ही होके जाता था ना। तो समुद्र पे जिसका कंट्रोल होगा, व्यापार पे उसी का कंट्रोल होगा। तो यह इम्परेटर जहाज का नाम याद रखिएगा। इम्परेटर को बनाया गया था बाबू 1912 में, यानी 1912 में। ये सारा चीज इम्परेटर को कब बनाया गया, 1912 में। आपको ध्यान रखना है। इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए लास्ट क्लास में हम क्या बोले, अब क्या हो रहा है, एक और इंटरेस्टिंग घटना घट रहा है। वह इंटरेस्टिंग घटना क्या घट रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग ब्लैंक शीट ले लें, अगर हम लोग ब्लैंक शीट ले लें, देखिए हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब यहाँ क्या हो रहा है कि यूरोप जो है, यूरोप एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घट रहा है कि यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, जर्मनी को देखा देखी, जर्मनी के देखा देखी इन लोगों ने अपना इनकम का, नेशनल इनकम का 80 से 85% तक, लगभग 85% तक जो इन लोग का नेशनल इनकम है, यह सैन्य खर्च कर दे रहा है। मतलब 100 रुपया में 85 रुपया इन लोग सेना पे खर्च कर दे रहा है। गोला बारूद तोप ये सब पे खर्चा कर रहा है और मात्र 15 रुपया में पूरा देश चला रहा है। अब ऐसा सिर्फ जर्मनी का, यूरोप का सारा देश अब यही कर रहा है। और यूरोप, बोला जाता है कि यूरोप उस समय धीरे धीरे एक तरीका से गोला बारूद का फैक्ट्री बन गया था। पूरा यूरोपियन कंट्री गोला बारूद का फैक्ट्री बन गया था और बस उसमें चिंगारी लगाना था और यूरोप ब्लास्ट। और वही चिंगारी फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत माना जाता है। अब आगे देखिए, तो इन लोग अपना 85% नेशनल इनकम का खर्च कहां कर रहा है, युद्ध के सामग्री पे कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें, इस पिक्चर में यही बताया गया है कि देख लीजिए कि शक्तियों का संतुलन बिगड़ा। देखिए बारूद का ढेर और चिंगारी, अब यूरोप के सारे देश बारूद पे बैठे हैं और फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ने क्या किया, पूरा यूरोप को एक तरीका से 4 साल तक युद्ध के आग में जलने के लिए झोंक दिया। इसी बात को अगर हम आगे समझते हैं, यही पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। शक्तियों का संतुलन बिगड़ा, गुप्त संधि हुआ, जर्मनी फ्रांस शत्रुता, साम्राज्यवादी सैन्यवादी, ये सारा फैक्टर रहा किसमें, युद्ध को कराने में, वर्ल्ड वॉर को कराने में। वहीं पे हम लोग बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है, मीडिया का क्या रोल रहा, ये सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, एक मिनट। देखिए हम लोगों ने अभी जो कुछ भी पढ़ा है इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर के अभी तक, उन सारे चीज़ों को अगर पीपीटी के तौर पे देखें, जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा। हमने पहले ही बोला है कि हम कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं।
आप अगर यहाँ से एक बार पढ़िएगा आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप सच में बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना चाहते हैं 9th 10th 11th 12th का, तो आपको लाइन बाय लाइन जुबान पे रखना होगा। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। अब उसी चीज़ को अगर हम पीपीटी पे देखेंगे, रिवाइज कर लेते हैं, एक समराइज कर लेते हैं इस स्टोरी को, तो देखिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा था कब से कब, 1914 से 18 के बीच में। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ, 11 नवंबर 1918 को खत्म होता है। क्या है समझिएगा, एक मिनट देखिए, विश्व इतिहास में 1914 का वर्ष ऐसे युद्ध के लिए उल्लेख है जिसने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया। तो वही चीज़ है 1914 का, आपको इसमें कुछ है नहीं कि विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और पूरा यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। वही बात यहाँ लिखा हुआ कि विश्व के लगभग तमाम देश इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए और इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक आर्थिक स्थिति को क्या किया, नक्शा को बदल करके रख दिया। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ देखिए वही चीज़ है कि कारणों में क्या है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को हमने देखा, क्या है, औद्योगिक क्रांति। क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों में विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही है। वैसे ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी अधिपत्य को चुनौती दिए बिना औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। वहीं अगर हम बात करेंगे कि इस दौरे में क्या है, यहाँ देखिए, इस दौर में जर्मनी और इटली, यह देश, दो देश का नाम याद रखना है, जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी, किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को पुराने साम्राज्यवादी देशों ने क्या किया था, अपने में बांट चुके थे। क्योंकि जर्मनी और इटली बहुत लेट से आया, तो जितना भी उपनिवेशवाद था वह चाहे तो इंग्लैंड के पास था, चाहे तो फ्रांस के पास था, चाहे पुर्तगाल के पास था, या कुछ डच लोगों के पास था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आगे देख लेते हैं। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। तो हम लोगों ने देखा क्या कि 1914 आते आते तक जर्मनी बहुत आगे निकल चुका था और वह ब्रिटेन और फ्रांस, इस लाइन को ध्यान रखिए, ब्रिटेन और फ्रांस किसको पीछे छोड़ चुका था, यह ब्रिटेन एंड फ्रांस। यह ब्रिटेन और फ्रांस को क्या किया है, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। कौन, जर्मनी। आगे देखिए, आगे इसमें ऐसी परिस्थिति में जर्मन साम्राज्यवादियों ने क्या किया था, पतनशील जो तुर्की साम्राज्य था, क्या तुर्की साम्राज्य का एक तरीका से पतन हो रहा था। लग रहा तुर्की पर कोई ना कोई देश कब्जा कर लेगा, तुर्की का तख्ता पलट होने वाला था। तो इन लोगों ने तुर्की को क्या किया, एक तरीका से तुर्की पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ देखो, बर्लिन देख रहे हो, बर्लिन से लेकर के जो जर्मनी ने जो रेलवे लाइन बिछाया था तुर्की के सुल्तान से मिलकर के कहां से कहां तक, बर्लिन से लेकर के बगदाद तक। इस लाइन को याद रखिएगा कि जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से मिलकर के रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाया, तो बर्लिन से लेकर के बगदाद तक। वहीं इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पे स्वीकृति चाहिए। जर्मन के इस परियोजना का फ्रांस तथा रूस विरोध करेंगे। तो यह जो तुर्की के सुल्तान से परमिशन लेकर के जो जर्मनी है बर्लिन से बगदाद तक जो रेलवे लाइन बिछाया है, बर्लिन से बगदाद तक के जो रेलवे लाइन बिछाया है, इसका विरोध कौन देश किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका विरोध किया है कौन कौन, इसका विरोध किया है कौन, तो फ्रांस एंड रूस। इस बात को ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कि जब तुर्की के सहायता से जर्मनी बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछा रहा था तो इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध फ्रांस और रूस ने किया। इस बात को ध्यान रखिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप लोग जो भी हम लोग क्लास में, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, यह सिर्फ आपके लिए बनाया गया है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आप बिहार में सरकारी एजुकेटर बने, क्लास 9, 10th, 11th और 12th का। तो अभी हम लोग ने जितना भी, चाहे वो इंट्रोडक्शन क्लास हो और चाहे यह हमारा आज का लेक्चर क्लास हो, 2 दिन में जितना भी हमने पढ़ा है उस सारे से हम लोगों ने क्वेश्चन बना करके लाया है। तो अगर आपने दोनों लेक्चर को देखा होगा तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। देखिए सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई जिसने संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित किया? तो यह बहुत ही इजी सवाल है, 1914 में। दूसरा क्वेश्चन, औद्योगिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए है कि औद्योगिक प्रगति के बाद जर्मनी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया? बताइए। औद्योगिक प्रगति के बाद जर्मनी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रित स्थापित करने का कोशिश किया? बताइए। रूसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, पतनशील तुर्की साम्राज्य या फ्रांसीसी साम्राज्य? कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल, डिक्लाइनिंग टर्किश एम्पायर। नेक्स्ट देखिए, बर्लिन से बगदाद तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की जर्मनी की योजना का किन देशों ने कड़ा विरोध किया? जब तुर्की की सहायता से जर्मनी बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछा रहा है तो किसने विरोध किया है जी? फ्रांस और रूस। क्या क्वेश्चन है, देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1905 के युद्ध में किस देश ने ऐतिहासिक विजय ने उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को और अधिक बढ़ा दिया? बताइए। 1905 के युद्ध में किस देश की ऐतिहासिक विजय ने उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को और अधिक बढ़ा दिया? तो यह याद रखिएगा, किसका? जापान ने। 1-2 स्लाइड देखते हैं, शायद छूटा है क्या? एक सेकेंड, एक भी स्लाइड अगर छूटा है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए, 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने वाले अमेरिका की मुख्य दिलचस्पी किस कूटनीतिक नीति में थी? यह बताइए कि 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने वाले अमेरिका की मुख्य दिलचस्पी किस कूटनीतिक नीति में थी? हाँ बताइए। बिल्कुल, तो व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में रहने वाले किस जाति के लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि सभी मिलकर एक राष्ट्र हैं? तो कौन? स्लाव जाति। कौन हो गया? स्लाव जाति के लोगों ने। सर्व जर्मन आंदोलन का कूटनीतिक लक्ष्य किस भौगोलिक क्षेत्र में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था? तो यहां पर याद रखिए, यह सवाल को देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बाल्कन पेनिनसुला।
सैन्यवाद के दौर में फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत सैन्य तैयारियों पर व्यय कर रहे थे? बताइए। तो कितना हो जाएगा? 25, 50, 85 या 100? तो कितना हो जाएगा? तो 85, 85%। 2 क्वेश्चन बताइएगा। जल सेना में इंग्लैंड के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जर्मनी ने, यह क्वेश्चन आपको याद रखना है वीवीआई के तौर पे। देखिए, जल सेना में इंग्लैंड के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जर्मनी ने 1912 में जो जहाज बनाया था उसका नाम क्या था? टाइटैनिक, इम्परेटर, बिस्मार्क या ड्रेडनोट? इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवादी लिप्सा और राष्ट्रों के बीच समान स्वार्थों पर आधारित रणनीतियों के कारण यूरोप धीरे धीरे किस रूप में तब्दील हो रहा था? एक औद्योगिक महासंघ, एक शांति क्षेत्र, एक सैनिक शिविर या एक लोकतांत्रिक संघ? तो याद रखिएगा, एक सैनिक शिविर के तौर पे, मिलिट्री कैंप के तौर पे। चलिए यहां हम देखते हैं, चलिए इस सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जो है आपको देना है कहां पे? तो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है।